अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जा रहा है MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ग्रैंड क्विज, जो कि 26 जून 2021 को हो रहा है। इसका इंशाल्लाह आपके साथ लाइव सॉल्यूशन शेयर करेंगे, और जो भी मिस्टेक्स होगी तो उसका सॉल्यूशन जो है या उसका करेक्ट आंसर हम इसके कमेंट सेक्शन, वीडियो कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे आप देख सकेंगे। अगर जिनके अवेलेबल नहीं होंगे वो वेरीफाइड होंगे इंशाल्लाह। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फोरकास्टिंग कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू। फर्स्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस रिड्यूस कॉस्ट ऑफ रिस्पॉन्डिंग इमरजेंसी थ्रू एंटिसिपेशन, प्रिपेयर टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिपेयर फॉर कंटीजेंसीज। ऑल ऑफ द अबव होगा, सारे ही ऑप्शन ठीक है। तो हम इसको लॉक कर देते हैं और हम आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोगों का वैसे क्या ख्याल है? तो ऑल ऑफ द अबव लेना चाहिए हमें? चले जी, हम यही ले लेते हैं। जी, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, coupon on a bond is different from dividend on a common share because coupon is perpetual and dividend is paid once in a life। पहला false है। coupon जो है वो फिक्स होता है और लाइफ के साथ फिक्स होता है बॉन्ड की। coupon इज़ फ्लक्चुएटिंग वाइल डिविडेंड इज़ रेगुलर, एंड ये भी फॉल्स है, ये भी नहीं होता। coupon इज़ पेड वंस in the life while dividend is perpetual। coupon is fixed while dividend is fluctuating। ये जो ऑप्शन 3 और 4 है, दोनों में से हमें कोई चूज़ करना है कि ये coupon फिक्स होता है, ये वाली डेफिनेशन ज़्यादा बेहतर है, while dividend is fluctuating। और coupon is paid once in the life, ये भी गलत है। ठीक है जी, ऑप्शन डी हम लेंगे। आप लोगों का क्या ख्याल है, हमें ये लेना चाहिए? ऑप्शन डी हमारे पास 29 है, और चले जी हम इसको ऑप्शन डी लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, टोटल पोर्टफोलियो रिस्क, आखिर वाले चैप्टर्स में चला गया है। जी, टोटल पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू टी सिस्टमेटिक रिस्क प्लस डाइवर्सिफाइबर रिस्क। ठीक है जी, यही है। इक्वल टू अवॉइडेबल रिस्क प्लस डाइवर्सिफाइबर इक्वल टू सिस्टमेटिक रिस्क प्लस नॉन डाइवर्सिफाइबर रिस्क, और इक्वल टू सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनअवॉइड। ये डिफरेंट नेम यूज़ किए हैं उसने, और जो अगर एक करेक्ट नेम्स हम देखे जाए तो ऑप्शन ए इसका सूटेबल है, इक्वल टू सिस्टमेटिक रिस्क, जिसको मार्केटिंग रिस्क भी कहते हैं, और प्लस डाइवर्सिफाइबल रिस्क। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, हमें ये ऑप्शन लेना चाहिए? डाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। उसको डाइवर्सिफाई हम इस तरह कर सकते हैं कि हम उसके डिफरेंट शेयर्स में करके इन्वेस्ट टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम। अच्छा, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम refers to the bankruptcy of firm that is charged by the rating agencies। Default risk premium refer to the bankruptcy of firm that is charged by the government। Default risk premium refers to the bankruptcy of firm that is charged by the investors, और default risk premium refers to the bankruptcy of firm that is charged by the set। Default risk premium charged by the इन्वेस्टर्स होगा, क्योंकि जब रिस्क ज़्यादा होता है तो इन्वेस्टर्स फिर ज़्यादा रिटर्न चार्ज करते हैं। तो हमें ये ऑप्शन लेना चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, कैपिटल बजटिंग टेक्निक हेल्प मैनेजमेंट इन evaluating the value of investment, all of the given estimated working capital requirements, assessing the financial viability of projects। तो evaluating the value of investment, हमें ऑप्शन ए लेना चाहिए। estimating working capital requirements, assessing financial viability। ऐसा viability तो इसमें नहीं देखी जाती, तो हमें ऑप्शन ए इसका लेना चाहिए। ठीक है जी, ऑप्शन estimating। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स्ड बाय द इशूअर ऑफ द बॉन्ड।
क्या फिक्स किया जाता है जी इशू ऑफ द बॉन्ड की तरफ से, वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ठीक है, ये की जाती है कोपोर, वैल्यू ऑफ बॉन्ड भी की जाती है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ये थोड़ी कर सकता वो, और कोपोर रेट और मार्केट इंटरेस्ट रेट। इसमें तो दो चीज़ें आ गई है, एक तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड, एक कोपोर रेट। तो फिक्स बाय द इशूअर ऑफ द बॉन्ड, कोपोर रेट ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि किस रेट में उसने हमें रिटर्न करना है, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। कोपोर रेट वाला, कोपोर रेट लेते हैं क्यों, वैल्यू के ऊपर क्या उसने देना चाह रहा है कोपोर रेट। अच्छा जी, सपोज देयर आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, कंपनी हैज लिमिटेड बजट ऑफ 2 lakh and you have to select any 2 projects based on the following information, which of the following is true for the above case। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कंपनी लिमिटेड बजट है, तो जिसकी एनपीवी जो मैक्सिमम होगी वो प्रोजेक्ट सूटेबल होता है। अभी हमें पहले तो ये दो ये देखिए अगर हम, और इसकी हमें एनपीवी ये बन गई है, और अगर इसको लेते हैं कोई दूसरा ही ले सकते तो दो और थी, मैक्सिमम एनपीवी वाला देख लेते हैं हम। प्रोजेक्ट 2 और 3 है, बेस्ट एज टोटल बजट इक्वल टू अवेलेबल बजट, नन ऑफ द अबव, वन उसने दिया ही नहीं है, बस सिर्फ बजट की बेस पे हमसे पूछा है क्वेश्चन, एनपीवी की बेस पे पूछा नहीं है, तो हम इसको हम यही ले लेते हैं ऑप्शन। अच्छा जी, सपोज प्रोजेक्ट ए हैज़ 3 year लाइफ स्पेन एंड प्रोजेक्ट हैज़ 6 year लाइफ स्पेन, व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल अंडर कॉमन लाइफ अप्रोच। तो इनका 18 बनेगा, सिंपल हमने मल्टीप्लाई करना होता है उसको, तो कॉमन लाइफ में 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 years। ठीक है जी, आगे चले, कॉमन लाइफ अप्रोच 6 3, ठीक है जी, इसको ही करते हैं लोग। कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हायर मोर देन, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है इंटरेस्ट रेट रिस्क भी बढ़ता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं लॉन्ग टर्म में, तो हम इसको मोर देन कर देते हैं लॉन्ग। In which of the given case risk of portfolio will be higher if portfolio of Mr. Jamal contains 2 securities with weights 35 and 65, expected return 12% and 18% will be higher, in which of the following case risk of return will be higher। okay, अच्छा जी, क्या है क्वेश्चन, रिक्वायर्ड मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ आर इंडिपेंडेंट सिक्योरिटीज आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, नो कोरिलेशन सिक्योरिटीज आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो विल बी हायर। तो रिक्वायर्ड मोर इन्फॉर्मेशन फॉर इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ वेट्स है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिए हुए हैं, और हमारे पास जो है कोरिलेशन नहीं दिया हुआ, और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और रिस्क नहीं दिए हुए, तो मोर ये वाला देखते हैं, ये वाला, क्योंकि कोरिलेशन भी नहीं है हमारे पास, इसको ही चलो जी। इफ़ यू इन्वेस्टेड 30% इन शेयर्स 40% इन कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स and 30% team is out of 100 funds made a portfolio, it is called diversification। 30% shares, 40% corporate bond, 30% out of 100 funds and made a portfolio, it is called diversification। ठीक है जी, इसको हम लॉक कर देते हैं डाइवर्सिफिकेशन को। Which one of the following is not a concept technique employed in analyzing investment decision in the context of capital budgeting।
discounted cash flows, net present value, economy of scale, interest rate risk, internal rate of return। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है ना वो इस पर डिसीजन नहीं लिया जाता। तो बाकी हम टेक्निक एम्प्लॉयड इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम डिस्काउंटेड कैश फ्लोज भी देख लेते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी देख लेते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी से भी कर लेते हैं। तो हम इसको इकोनॉमी स्केल लेंगे और इसको लॉक करेंगे। एग्रो फूड्स लिमिटेड हैज़ रिसेंटली पेड डिविडेंड टू इट्स स्टॉक होल्डर एट द रेट ऑफ 1.15 per share। Assume its required rate of return is 3.4 and G's 80% estimate dividend of for the next year। तो नेक्स्ट ईयर का जो डिविडेंड हमने कैलकुलेट करना है उसका हमने फॉर्मूला लगेगा 1.15 को हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 3.4 1.24 आंसर होना चाहिए। जी 1.24। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, suppose you are a risk averse investor, which investment option is not suitable for you among the given options? Risk averse investor, T-bills, common shares, all of the above। रिस्क अवर्स है तो कॉमन शेयर्स जो है वो आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, बाकी बॉन्ड्स और टी बिल्स सेफ है। कॉमन शेयर्स हमें क्योंकि रिस्की होता है तो हम इसको कॉमन शेयर ले लेते हैं। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड रिटेन अर्निंग्स फ्रॉम गिवन डाटा, एस्टिमेटेड सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन्स, फ्लो बैक रेशो। हमने ट्रेड अर्निंग फाइंड करनी है सेल्स में से फ्लो बैक रेशो। तो इसके लिए हमें को कैलकुलेटर देखना पड़ेगा। फ्लो बैक $3 लाख बनेगा। फ्लो बैक रेशियो तीनों को $90,000। ठीक है जी। एनालाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग is the analyze which of the following statement is true regarding the characteristic of perpetuity? It is a annuity, all of the given option, it has no defined end, it has a constant stream of logic। ये बनेगा perpetuity के लिए it has no definite end। ठीक है जी, इसको लॉक कर दें। इसका जी यही होगा। Which of the following is true direct claim security? Which of the following is true direct claim security? Bonds, preferred stocks सारे ही all of the given direct claim securities हैं। तो हम इसको जल्दी से ऑप्शन को लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कंपल्सरी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स? ऑल ऑफ द गिवन पार वैल्यू, मैच्योरिटी, कॉर्पोरेट। बॉन्ड के लिए हमें पार वैल्यू भी चाहिए होती है,
और क्योंकि एंड में वो मेच्योरिटी पीरियड भी चाहिए होता है और कपोर रेट भी चाहिए होती है। कपोर क्योंकि उससे हमें वैल्यू आ रही होती है, उससे हम वैल्यू, ठीक है। ऑल ऑफ दी गिवन ऑप्शंस। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास ड्यू a capital budget technique through which discount rate equates the present value of the future net cash flow with the project initial outflow is called budgeting। अगेन रीड करना पड़ेगा। कैपिटल बजट टेक्निक थ्रू विच डिस्काउंट रेट इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश फ्लोज with the project's initial cash outflow is known as, ये बनेगा NPV, net present value। NPV is equal to here's the net present value of the future net cash flows, NPV बनेगा जी। discount rate equates the present value of the future, ठीक है। अच्छा जी, what will be the current yield of a 10-year 12% annual coupon bond with 100 par value if the bond is selling at 80 and the YTM is 17%। अच्छा जी, इसका जो है कूपन बोर्ड YTM is 70%। YTM करंट यील्ड होगी हमारे पास 1000 multiply 120 divided by 980 12.2 12.24 बनेगा आंसर। तो हम ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं, करंट यील्ड पूछा उसने, ठीक है जी। तो हम इसको लॉक कर देते हैं। Which of the following risk cannot be virtually eliminated reduced by diversification? Systematic risk, all of the given option, company specific risk, non-specific risk. Which of the following risk cannot be virtually eliminated by diversification? सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो मार्केट बेस होता है, डाइवर्सिफिकेशन से नहीं जाता। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लोज टू द प्रोजेक्ट्स रेशियो ऑफ NPV net present value cash flows with discounted value और net present value present और present value count cash flows, present value और initial investment। ऑप्शन सी जो है डिस्काउंटेड कैश टू दी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये रेशियो होती है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो हम इसका ऑप्शन सी ले लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी फॉलोइंग 2 प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। प्रोजेक्ट ए कैश फ्लोज आउटफ्लो इज इक्वल टू दिस कैश 150,000 कैश फ्लो फॉर सेकंड ईयर दिस और थर्ड ईयर, ठीक है जी। प्रोजेक्ट बी कैश फ्लोज दिस and this 2 projects have both data is given for 3 years, equal lifespan, timing difference of cash flows
unequal lifespan, none of the above. Cash outflow, cash 1 year, 2 year, 3 year, 3 year, 2 year. प्रॉब्लम तो ज़ाहिर तो कोई नज़र नहीं आ रहा है कि इसके अंदर इक्वल लाइफ स्पैन भी है. टू प्रोजेक्ट है प्रॉब्लम. इक्वल लाइफ स्पैन तो है, इसका प्रॉब्लम तो नहीं है. टाइमिंग डिफरेंस कैश फ्लोज भी नहीं है. अनइक्वल लाइफ स्पैन, अनइक्वल लाइफ स्पैन क्यों लिख रहा है? ये वाला ऑप्शन लेते हैं. अच्छा, इफ द कंपनी हैज इशूड इक्विटी शेयर्स दे विल अपीयर अंडर द सेक्शन ऑफ इशूड इक्विटी शेयर. जब इशू करते हैं तो वो लाइबिलिटी में आते हैं, करंट लाइबिलिटी में. ठीक है जी. मार्केट सिक्योरिटीज हैज इशूड इक्विटी शेयर्स दे विल अपीयर अंडर द सेक्शन ऑफ करंट लाइबिलिटी. ठीक है जी. इसको भी लॉक कर देते हैं. MIRR discount rate equates which are the following: future value of cash inflows, ये नहीं बनता. future value of all cash flow to zero, future value of cash flows to the present value of the cash flows, present value of all cash flow to zero, future value of cash inflows to the present value of the cash outflows. ये ऑप्शन बी बनता है इसका. present value of all cash flows to zero, future value of cash inflows to the present value of cash outflows, future value of all cash flows to zero, future value of cash flows to the present value of cash flows. इक्वेट. ठीक है, ऑप्शन बी. बस what will be the coupon payment of a 5-year bond with the par value of 1000 and 10% semi-annual coupon payment of a 5-year bond. semi-annual coupon. तो हमें इसका सेमी एनुअल कूपन दे रहा है, तो कूपन पेमेंट इसकी क्या बन जाएगी? तो हमारे पास हम चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि 10 पॉइंट अगर हम 10.47 से मल्टीप्लाई करते हैं 104, अभी ये हमारे से ये तो हमें इसमें ये है कि अब सेमी एनुअल कह रहा है तो हमें 50 वाला ले लेना चाहिए, क्योंकि एनुअल नहीं पूछ रहा वो. तो हम इसको 50 ले लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स comes under the category of temporary account? Asset account, revenue account, liability account, all of the above. टेम्परेरी अकाउंट में ये आएगा रेवेन्यू अकाउंट. क्योंकि रेवेन्यू अकाउंट को इनकम से अगर रिलेट करें तो ये क्लोज हो जाते हैं फाइनेंशियल ईयर के एंड पे. हम इसको कर देते क्लोज, लॉक कर देते. तो क्योंकि हमारे पास कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं है, जैसे एक्सपेंस अकाउंट होता है उसी तरह रेवेन्यू अकाउंट भी हमारा टेम्परेरी होता है. तो एक्सपेंस अकाउंट का ऑप्शन ही था, रेवेन्यू का दिया हुआ था उसने, तो हमने ये ले लिया. कूपन पेमेंट ऑन अ बॉन्ड इज कैलकुलेटेड एज कूपन रेट मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू. ठीक है जी. ये कूपन पेमेंट ऐसे करते हैं कैलकुलेट, सिंपल है. इसको भी बस लॉक कर देते हैं.
आज कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अर्निंग पर शेयर का फार्मूला होता है नेट इनकम माइनस डिविडेंड। तो पहले जो है हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई और इसके बाद नंबर ऑफ शेयर से हमने इसको डिवाइड करना होता है। 25,000 है और डिविडेंड हमारे पास दिए उसने 1,00,000। अच्छा, अभी हमें कैलकुलेटर घुमाना पड़ेगा बड़ी एहतियात के साथ, तो आप लोगों ने मेरा साथ देना है। अच्छा जी, पहली वैल्यू क्या है उसने दी हुई 25,00,000। ठीक है जी, माइनस फिर है वैल्यू 15,00,000। ठीक हो गया जी। आंसर जो भी आएगा उसको हमने डिवाइड करना है 25,000 40। तो 40 तो हमारे पास आंसर दिया ही नहीं इसमें। कैप तो हम जो है हो सकता है थोड़ी मिस्टेक कर रहे हो, ये वाला ले लेते हैं बस 37.5, क्योंकि बनेगा तो वैसे 40 ही, इसको बाद में वेरीफाई किया जा सकता है। टाइम कब था हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉन्ड विच इज़ इशूड फॉर अ फॉरेन कंट्री। यूरो बॉन्ड जो होते हैं वो दूसरे कंट्री के लिए हम इशू करते हैं। ये तो सिंपल है जी। चलिए माशा से हमने क्विज ऐड कर लिया है और जो भी इसके अंदर वेरिफिकेशन वो करने के बाद वीडियो आपको सामने अपलोड करता हूँ। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।